हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जुडिशियल सक्सेस। यदि आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जुडिशरी के रिगार्डिंग जजमेंट राइटिंग की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वो हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखी है। एज वेल एज आपको एलएलबी के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और यदि आप एलएलबी के नोट्स चाहते हैं, जुडिशरी के नोट्स चाहते हैं तो वो सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर रखा है, तो वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल। स्कूल का लिटरली मीनिंग क्या है। हम विद्यालय की या महाविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और टीचिंग दी जाती है। स्कूल का जो लिटरली मीनिंग है वो है एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन। ऐसी संस्था जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हो या रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करती हो। यानी हिंदू लॉ की कौन कौन सी स्कूल थी, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, हिंदू लॉ का हमारा ये स्कूल्स का वीडियो, उससे पहले हमने सोर्सेज भी कवर किए हैं, हु इज अ हिंदू ये भी कवर किए हैं। तो 5-6 वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। तो आपने अभी तक पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाके वो आप वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्कूल समझेंगे, स्कूल कौन कौन सी थी हिंदू लॉ में या हिंदू विधि की स्कूल्स कौन कौन सी थी। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ एमर्ज फ्रॉम डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। जैसा कि मैंने आपको एंशियंट और मॉडर्न सोर्सेज पढ़ाए थे, तो एंशियंट सोर्सेज के अंदर एक सोर्स था डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। टीका या निबंध भी एक सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है हिंदू विधि का। तो जो स्कूल्स एमर्ज हुई वो कहां से हुई? डाइजेस्ट और कमेंट्री से। जितने भी टीका थे या फिर जितने भी निबंध थे उनके बेसिस पे स्कूल एमर्ज हुई या स्कूल बनी या स्कूल का कंसेप्ट आया। द टू मेजर स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ आर एज फॉलोज। हिंदू लॉ के अंदर दो मेजर स्कूल थी जो दो एरियाज के अंदर कवर्ड होती थी। पहली थी मिताक्षरा स्कूल, दूसरी थी दया भागा स्कूल। फर्स्ट इज मिताक्षरा। Mitaksha is one of the most important schools of Hindu law. It is a running commentary of the Smriti written by Yagyavalkya. This school is applicable in the whole part of India except West Bengal and Assam. After India achieved independence, some important aspects of Hindu law have been codified. मिताक्षरा सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल है हिंदू लॉ की, क्योंकि ये सबसे पहले याज्ञवल्क्य की एक स्मृति थी, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बेसिस पे लिखी गई है। और ये स्कूल पूरे भारत पे एप्लीकेबल है, वेस्ट बंगाल और आसाम को छोड़ के, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मिताक्षरा के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हिंदू लॉ के अंदर या हिंदू कोड के अंदर, हिंदू एक्ट के अंदर भी लिए गए हैं। The Mitakshara has a very wide jurisdiction. However, different parts of the country practice law differently because of the different customary rules followed by them. After codification, any point dealt with by the codified law is final. मिताक्षरा का बहुत वाइड jurisdiction था, इसीलिए डिफरेंट पार्ट्स थे। जैसे असम और वेस्ट बंगाल को छोड़ दें तो मिताक्षरा स्कूल के जो लॉज थे वो एप्लीकेबल होते थे। यानी कैसे इनहेरिटेंस चलेगा, कैसे मैरिज होगी या कैसे जो सक्सेशन होगा वो होगा। लेकिन मिताक्षरा के अंदर जो एरिया था वो बहुत बड़ा था, तो कुछ सब स्कूल्स भी बन गई। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान के अंदर एक सब स्कूल बन गई, या साउथ है तो साउथ में एक सब स्कूल बन गई। तो सब स्कूल के अंदर क्या था कि उनकी जो कस्टम है उनको भी वो रिलेवेंस देते थे, या जो उनकी रीति रिवाज थी उनको भी रिलेवेंस देते थे, और जो मेजर पॉइंट्स थे मिताक्षरा के उनको भी वो रिलेवेंस दिया करते थे। मिताक्षरा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब स्कूल्स नेमली एज फॉलोइंग। मिताक्षरा एक बहुत बड़े एरिया में एप्लीकेबल होती थी, लेकिन कुछ सब स्कूल बना दी गई, यानी उनके अंदर भी छोटी छोटी स्कूल बना दी गई। उनके जो रूल्स थे वो उस एरिया के कस्टम, जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार चलते थे। पहली स्कूल थी बनारस हिंदू लॉ स्कूल, दूसरी थी मिथिला लॉ स्कूल, तीसरी थी महाराष्ट्र लॉ स्कूल, चौथी थी पंजाब लॉ स्कूल, एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज द्रविड़ा और मद्रास लॉ स्कूल। पहली डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू लॉ स्कूल। दिस लॉ स्कूल comes under the authority of the Mitakshara Law School and covers northern India including Odisha. बनारस हिंदू लॉ स्कूल करंट का यूपी हो गया या फिर जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं वो कवर करती थी, उड़ीसा तक को वो कवर करती थी। वीर मित्रोदया, निर्णय संधु एंड विवादा आर सम ऑफ इट्स मेजर कमेंट्रीज। ये जो स्कूल्स का एमरजेंस हुआ है या स्कूल डेवलप हुई है, ये ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्रीज हुई है, या जितने भी टेक्स्ट थे हिंदू के, हिंदू विधि के, हिंदू लॉ के जितने भी टेक्स्ट थे, जितनी भी स्मृतियां थी, उनके बेसिस पे ये बनी हुई है। तो जो बनारस हिंदू लॉ स्कूल थी वो निर्णय सिंधु, विवाद और
वीर मित्रदया के बेसिस पे बनी हुई है, या उनके जो फंडामेंटल्स थे उनके ऊपर ये बनी हुई है। सेकंड थी मिथिला लॉ स्कूल। द लॉ स्कूल एक्सरसाइजेस इट्स अथॉरिटी इन द टेरिटोरियल पार्ट्स ऑफ तिरहुट एंड नॉर्थ बिहार। नॉर्दर्न बिहार का एरिया ये कवर करती थी। द प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ स्कूल प्रिवेल इन द नॉर्थ। इसके जो प्रिंसिपल थे वो नॉर्दर्न बिहार में प्रिवेल करते थे। द मेजर कॉमेंट्रीज ऑफ दिस स्कूल्स आर विवाद रत्नाकर, विवाद चिंतामणि एंड स्मृत सरा। ये 3 कमेंट्रीज थी जिसके फंडामेंटल्स पे ये बनी हुई थी। थर्ड स्कूल है महाराष्ट्र लॉ स्कूल, या बॉम्बे लॉ स्कूल भी इसे कहा जाता है। द महाराष्ट्र लॉ स्कूल हैज द अथॉरिटी टू एक्सरसाइज इट्स जुरिसडिक्शन ओवर द टेरिटोरियल पार्ट्स इंक्लूडिंग गुजरात एंड द पार्ट्स वेयर द मराठी लैंग्वेज इज प्रोफिशिएंटली स्पोकन। तो आज का करंट का जो महाराष्ट्र का एरिया है, या आंध्र का कुछ एरिया, या गुजरात का एरिया है, या कुछ एरिया मध्य प्रदेश का है, वहां पे ये स्कूल प्रिवेल करती थी, या जो रूल्स थे इस स्कूल के वहां पे वो एप्लीकेबल होते थे। द मेन अथॉरिटीज ऑफ दीज स्कूल्स आर व्यवहार, मयूख एंड वीर मित्रोदया। इसकी जो मेन अथॉरिटीज थी या इसके जो मेन फंडामेंटल्स थे वो इन 2 कमेंट्रीज से लिए गए थे। चौथी स्कूल है पंजाब लॉ स्कूल। This law school was predominantly established in East Punjab. It had established its own custom and traditions. पंजाब लॉ स्कूल वैसे तो मेनली मिताक्षरा का पार्ट थी, लेकिन वहां पे भी कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस या कस्टम्स बनाए गए जो सिर्फ उस लोकल एरिया के अंदर एप्लीकेबल हुआ करते थे। द मेन कमेंट्रीज ऑफ स्कूल आर वीर मित्रोदया एंड एट एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स। जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो वीर मित्रोदया से ही लिए गए थे, लेकिन इस लॉ स्कूल के तहत वहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने खुद कस्टम थे, उन्हें भी प्रेवलेंस या रिलेवेंस दे रखी थी, तो उस एरिया में वो कस्टम भी प्रैक्टिस हुआ करते थे। फिफ्थ स्कूल इज द्रविड़ और मद्रास लॉ स्कूल। दिस लॉ स्कूल टेंड्स टू कवर द होल सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इट ऑल्सो एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटीज अंडर मिताक्षरा लॉ स्कूल। ये भी एक मिताक्षरा लॉ स्कूल का पार्ट है, यानी कि मिताक्षरा के जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो इस स्कूल में भी एप्लीकेबल होते थे, या इस एरिया के अंदर एप्लीकेबल हुआ करते थे। द मेन अथॉरिटीज ऑफ द स्कूल्स आर स्मृति चंद्रिका, विजयंती एटसेट्रा। और जो कमेंट्रीज थी या अथॉरिटीज थी जो जिनके प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते थे वो थी स्मृति चंद्रिका और विजयंती। सेकंड स्कूल हमारे पास आती है दया भागा। पहला स्कूल हमने डिस्कस किया मिताक्षरा स्कूल, जिसके अंदर 5 सब स्कूल हमने डिस्कस किए, और सेकंड जो मेन स्कूल आती है वो दया भागा स्कूल आती है। दया भागा schools predominantly prevailed in Assam and West Bengal. This is also one of the most important schools of Hindu laws. It is considered to be a digest for the leading smritis. दया भागा स्कूल 2 स्टेट्स के अंदर प्रिवेल करती थी, या इसके जो रूल्स थे या जो इसके रेगुलेशंस थे या जो इसकी अथॉरिटी थी वो 2 स्टेट्स के अंदर थी, एक तो आसाम, एक वेस्ट बंगाल। बाकी सब जगह मिताक्षरा था। मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते थे मिताक्षरा लॉ स्कूल के होते थे, लेकिन दया भागा के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो सिर्फ 2 स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल होते थे, एक तो था आसाम, एक था वेस्ट बंगाल। इट्स प्राइमरी फोकस वाज टू डील विद पार्टीशन, इनहेरिटेंस एंड जॉइंट फैमिली। जो दया भागा का मेजर जो रोल था वो 3 ही चीजों से डील करने में था। एक तो पार्टीशन, बंटवारा कैसे होगा परिवार के बीच में, एक इनहेरिटेंस यानी सक्सेशन होगा, या फिर जब संपत्ति ट्रांसफर होगी तो वो कैसे होगी। तीसरा था जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। आगे जब हम द हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे दया भागा के जो प्रिंसिपल्स थे वो और मिताक्षरा के क्या प्रिंसिपल थे वो हम डिस्कस करेंगे और इन दोनों को डिफरेंशिएट भी करेंगे। According to Kane, it was incorporated in between 1090 to 1130 AD. केन के अकॉर्डिंग इसका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ या दया भागा स्कूल के जो प्रिंसिपल डेवलप हुए वो करीब करीब 1090 से 1130 एडी के आसपास हुए। दया भागा स्कूल was formulated with a view to eradicating all other absurd and artificial principles of inheritance. दया भागा जो स्कूल थी वो जो एब्सर्ड और आर्टिफिशियल प्रिंसिपल्स थे इनहेरिटेंस के या फिर उत्तराधिकारी के जो ऐसे नियम थे जो बिल्कुल निरर्थक प्रतीत होते थे, उन्हें जड़ से उखाड़ने का काम दया भागा स्कूल ने किया। दया भागा ने जो इनहेरिटेंस के रूल्स है वो बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बना दिए मिताक्षरा से। तो मिताक्षरा और दया भागा के जो इनहेरिटेंस के रूल हैं या उत्तराधिकारी
रूल्स हैं वो आपको अलग देखने को प्रतीत होते हैं। The immediate benefit of this new digest is that it tends to remove all the shortcomings and limitations of the previously established principles and inclusion of many cognates in the list of heirs. जो मेन बेनिफिट था दयाभागा स्कूल्स का वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो मिताक्षरा स्कूल है वो एग्नेट्स को प्रेफरेंस देती है, यानी जितने भी सन्स हैं या फिर जितने भी जो मेंबर्स हैं वो मेल फैमिली से या मेल मेंबर से कनेक्टेड थे, उन्हें प्रेफरेंस देते थे जब भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था या उनका इनहेरिटेंस जब होता था, उत्तराधिकारी अधिनियम से देखते थे, तब मेल मेंबर्स को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। लेकिन दयाभागा इसके उसमें कॉन्ट्ररी था, ये कॉग्नेट को भी प्रेफरेंस देने लग गए। इन्होंने प्रेफरेंस दिया, कॉग्नेट को दिया। जब हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे तब मैं डेफिनेशंस में आपको बताऊंगा एग्नेट का मतलब क्या होता है, कॉग्नेट का मतलब क्या होता है। और जब किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो हिंदू लॉ से गवर्न होता है और उसने कोई भी विल नहीं बनाई हुई होती, तो हम देखेंगे उसके यदि बेटा बेटी नहीं है या फिर फादर मदर नहीं है, वाइफ नहीं है, तो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होगी। तो उस टाइम हम एग्नेट और कॉग्नेट का डिफरेंस समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल्स, अब हम समझेंगे जो स्कूल्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी और क्या कैसे ये डिफरेंशिएट थी एक दूसरे से। अंडर द मॉडर्न हिंदू लॉ द डिफरेंस बिटवीन टू मेन स्कूल्स इज नो लॉन्गर रिलायबल। ये स्कूल्स का जो रिलेवेंस था या जो इंपॉर्टेंस था वो आज के समय में बिल्कुल नहीं है। उसका रीजन क्या है, जब से हमारे पास एक्ट आ गए, अधिनियम आ गए, कानून आ गए, जिससे मैरिज से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड कोई कानून है, वो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सक्सेशन से रिलेटेड द हिंदू सक्सेशन एक्ट, एडॉप्शन से रिलेटेड द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। लेकिन पहले क्या होता था, ऐसे कोई अधिनियम बने हुए नहीं थे, कोई कानून नहीं बने हुए थे, तो देखते थे कि इस जगह पे, इस स्टेट के अंदर कौन सा स्कूल एप्लीकेबल है। यानी फॉर एग्जांपल यदि बंगाल की बात करें तो वहां पे दयाभागा स्कूल एप्लीकेबल था, तो वो दयाभागा के प्रिंसिपल के हिसाब से देखते थे कि दयाभागा के अंदर इनहेरिटेंस का क्या रूल है, मैरिज का क्या रूल है। लेकिन आज के समय सभी हिंदूज पे ये कोड या जो एक्ट है या अधिनियम है, ये कानून एप्लीकेबल होते हैं, तो हमें स्कूल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्कूल का जो इंपॉर्टेंस था या रिलेवेंस था वो 1955 से पहले का था, अब स्कूल का रिलेवेंस बिल्कुल भी नहीं है। Under the Hindu Succession Act 1956, there is a one uniform law of succession for all Hindus. हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत आज के समय में चाहे व्यक्ति वेस्ट बंगाल में रह रहा हो, उस पर पहले दयाभागा स्कूल लगती थी, या व्यक्ति राजस्थान या मध्य प्रदेश में रह रहा हो जहां पे पहले मिताक्षरा स्कूल लगती थी, आज के टाइम में ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि दोनों पे ही हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है और उसी लॉ से वो गवर्न होंगे। यानी उनकी जो प्री स्कूल्स थी या जो डाइजेस्ट या कमेंट्रीज थी पहले की, या उनकी जो लोकली कस्टम थी, वो आज के समय में बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होती। आज के टाइम जो रिलेवेंस है या इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ एक्ट या अधिनियम या कानून की रह गई है। ऑन द बेसिस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, राइट्स ऑफ वुमेन यानी वुमेन के अधिकार के लिए या फिर जो महिलाओं के अधिकार के लिए, इनमें क्या डिफरेंस था। In the Mitakshara system, the wife cannot demand partition. She, however, has the right to a share in any partition affected between her husband and her sons. मिताक्षरा स्कूल्स के अंदर वाइफ पार्टीशन तो डिमांड नहीं कर सकती थी, लेकिन सन को जब शेयर मिलता था, बेटे को जब शेयर मिलता था, तब वो पार्टीशन के लिए अधिकारित हो जाती थी। ये मिताक्षरा लॉ के अंदर था या मिताक्षरा स्कूल के अंदर ये काम था। क्योंकि मिताक्षरा स्कूल के अंदर जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि को-पार्शनरी का रूल था, यानी जो बच्चा है जब उसका जन्म होता है तभी उसका पैटर्नल प्रॉपर्टी में राइट क्रिएट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। ठीक है, लेकिन दयाभागा में इसका उल्टा था। Under the Dayabhaga, this right doesn't exist for the woman because the sons cannot demand partition as the father is the absolute owner. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिताक्षरा के अंदर तो को पार्शनरी सिस्टम था, लेकिन दयाभागा के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। दयाभागा के अंदर जब तक पिता जीवित है तब तक पिता ही एब्सोल्यूट ऑनर माने जाते थे, तो उसमें भी विमेन का राइट क्रिएट नहीं होता था, या वाइफ का राइट जो है वो क्रिएट नहीं होता था। और जो पिता की संपत्ति है वो पुत्र के नाम पे जब ही आती थी जब पिता की मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हिंदू स्कूल्स ऑफ लॉ, और आगे हम डिस्कस करेंगे हिंदू मैरिज, देन डाइवोर्स, फिर हिंदू मैरिज एक्ट, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट, फिर मेंटेनेंस, अडॉप्शन। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।